हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो लेसन नंबर 29 स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहले लेसन की जानकारी ली थी और कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था और फिर हमने ग्रंथियाँ स्टार्ट की थी, उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो ग्रंथि पढ़ी थी अपन ने, कौन सी पढ़ी थी? हाइपोथैलेमस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीयूष ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ हैं, 101% आपके यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा बहुत हम पहली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो उस ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है जो ग्रंथि अपने शरीर की बाकी सभी, या यूँ कह सकते हैं बहुत अधिकतर जो ग्रंथियां हैं, या जितनी भी एक दो को छोड़कर अधिकतर जो ग्रंथियां हैं उन पर नियंत्रण रखती है। कौन रखती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अपने शरीर की लगभग सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा गया था। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मतलब मास्टर की भी मास्टर है, तो मास्टर कौन होगी? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो क्या करती है, अदर जो भी ग्रंथियां हैं आपके शरीर की, ठीक है, उन पर वो नियंत्रण रखती है। तो पहले हम छोटी मोटी जानकारी लेंगे, इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वैसे ये नॉर्मली, और फिर इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उसका आकार कैसा है। जो पीयूष ग्रंथि है उसका आकार जो होता है वो कैसा है? मटर के दाने के समान। जो मटर का दाना होता है ना, वैसा उसका आकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रंग, कि इसका रंग कैसा है। इसका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। ध्यान रखिएगा, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। अब हम इसकी देखते हैं स्थिति। तो स्थिति में देखते हैं कि ये जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ होती है? कपाल की स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्सिका में। अब देखिए ये क्या है, जो हमारा कपाल है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम में 8 अस्थियाँ होती है। ठीक है, 8 अस्थियाँ कौन कौन सी होती है? ये आगे वाली जो अस्थि होती है जिसे आप सामने से देख सकते हो, इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। पीछे वाली ऑक्सीपिटल होती है। 2 यहाँ पर सर के ऊपर जो 2 बोन होती है वो पैराइटल होती है। 2 टेम्पोरल होती है जो कान के ऊपर की ओर होती है। ठीक है, दोनों साइड में 2 टेम्पोरल होती है। और इनके अलावा 2 अस्थियाँ और होती है, एक होती है स्फिनोइड अस्थि और एक होती है एथमोइड अस्थि। ठीक है, स्फिनोइड अस्थि की ये भी विशेषता है कि स्फिनोइड अस्थि बाकी सभी अस्थियों को, यानी कि 8 जो इसके अलावा जो 7 अस्थियाँ बची है उन 7 अस्थियों को भी ये टच करती है। ठीक है, खैर ये आपके अस्थि वाले लेसन का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि ये स्फिनोइड अस्थि होती कहाँ है। तो क्रेनियम में होती है ये अस्थि। ये तितली के आकार की अस्थि होती है। ठीक है, अगर मैं आपकी इसकी आकृति बना के दिखाऊँ तो यहाँ पर वैसे जगह तो नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह की अस्थि होती है। ये इस तरह की अस्थि होती है ना। तो ये कुछ तितली के शेप की अस्थि आपको दिखाई देती है, क्रेनियम के अंदर होती है। और इसके इसी शेप की वजह से ये सभी लगभग, ये यूँ कह सकती हूँ लगभग तो नहीं, लेकिन आपके क्रेनियम की सभी अस्थियों को ये टच करती है। ठीक है, अब देखिए जो स्फिनोइड अस्थि है उसके अंदर एक गर्त होता है। गर्त का मतलब क्या हो गया? गड्ढा हो गया। ठीक है, उस गर्त का नाम याद रखना है। उस गर्त को हम क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। क्या नाम देते हैं इसको? सेला टर्सिका। आपको स्थिति अगर पूछ ली जाए तो एक तो आपको अस्थि का नाम याद रखना है। अस्थि कौन सी हो गई? स्फिनोइड अस्थि। और गर्त जो है इसका वो कौन हो गया? सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका गर्त के अंदर कौन पड़ी रहती है? स्फिनोइड पीयूष ग्रंथि पड़ी रहती है। ठीक है, अच्छा हमने पहले वाली क्लास में ये पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस के बीच में, या यूँ कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच में एक संरचना होती है इनफंडिबुलम, और उसी इनफंडिबुलम संरचना के द्वारा ही पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों आपस में किस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है?
इनफंडिबुलम संरचना के द्वारा। और ये तो आप जानते हैं कि ये कहाँ होती है, तो मस्तिष्क के अंदर होती है। 3 ग्रंथियाँ मैंने आपको मस्तिष्क में बताई थी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो इसकी आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, इसका व्यास कितना होता है। जो इसका व्यास होता है वो 1.3 सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा व्यास है इसका, 1.3 सेंटीमीटर। अब हम बात करें इसके वजन की, तो वजन जो होता है वो कितना होता है, 0.5 ग्राम। इतना, या यूँ कह सकते हैं इतनी हल्की ये अस्थि है। ठीक है, उद्गम की बात करें या उत्पत्ति की बात करें, तो आपको मैंने पहले भी बताया था किसी क्लास के अंदर कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है और बहुत सारी स्टेजेस होती है। देखिए, अगर बच्चा बन रहा है, माता के गर्भ में पैदा हो रहा है, या उसके आकृति आकार जो भी बन रहा है, तो सबसे पहले होता क्या है कि नर युग्मक, मादा युग्मक, यानी मम्मी से एक युग्मक आता है और पापा से एक युग्मक आता है। ठीक है, माता पिता से एक एक युग्मक आता है। दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, ये सभी जानते होंगे। फिर युग्मनज के बाद में जब एक युग्मनज होता है, यानी एक कोशिकीय युग्मनज होता है, तो उस कोशिका में विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती है। और बहुत सारी कोशिकाएं बनते बनते वो एक स्टेजेस लेने लग जाता है, जैसे कि 8 कोशिकीय अवस्था, 12 जो 8 है कोशिकीय अवस्था है, फिर उसके बाद में 16 कोशिकीय अवस्था है ना, 32 कोशिकीय अवस्था है, 64 कोशिकीय अवस्था, यानी कि ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बनने लग जाती है। तो इन्हीं कोशिकाओं के बीच में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं जब बनती हैं आपस में, तो वो 3 परतों के रूप में गर्भ में स्थापित हो जाती है। ठीक है, 3 परतें बन जाती है। जैसे हम यूँ देख सकते हैं कि 3 रोटियां जो होती है वो एक के ऊपर 3 रोटियां, यानी एक रोटी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी रोटी डाल दो। ठीक है, तो 3 परतें बन जाती है ऐसी। और इन तीनों परतों को हम कहते हैं क्या, जनन परतें। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है, जो बीच वाली होती है उसे मीजोडर्म कहा जाता है, जो सबसे अंदर वाली होती है या सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई परत है, सबसे ऊपर वाली है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। फिर ये वाली जो बीच वाली जो परत है उसे हम कहेंगे मीजोडर्म, और जो नीचे वाली परत है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, और आगे जाकर इन्हीं 3 परतों से शरीर के हर एक अंग का विकास होता है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग जो बनेगा वो इन्हीं से बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बहुत सारे ऐसे तंत्र पढ़े हैं, जब हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो हमने हृदय के बारे में संरचना पढ़ी थी, हृदय की संरचना पढ़ी थी। और हृदय की संरचना जब पढ़ाई थी तब मैंने शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में जब दी थी, तो मैंने ये कहा था कि हृदय का निर्माण जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। ये पढ़ा था अपन ने, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं कि किस अंग का निर्माण किस अंग से, या जैसे अब एक और एग्जाम्पल दे दूँ मैं, आहार नाल का निर्माण, तो आहार नाल का निर्माण एंडोडर्म से होता है ना। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका जो निर्माण है किसका, पीयूष ग्रंथि का। जो पीयूष ग्रंथि है उसका जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से। यानी एक्टोडर्म कौन सी वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है, ये है एक्टोडर्म, सबसे ऊपर वाली परत है ना। तो सबसे ऊपरी परत से ही पीयूष ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है भाई, सबसे ऊपर वाली परत है तो सबसे ऊपर का ही काम करेगी ना, तो इनके नीचे वाली ग्रंथियाँ बहुत सारी होती है, उन पर नियंत्रण रखने का भी काम करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसकी जानकारी लेते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, लड़कियों का दिमाग ज़्यादा चलता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, सभी का दिमाग एक जैसे ही चलता है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि बड़ा छोटा हो, उससे कोई ऐसा नहीं है कि जिसका आकार बड़ा है तो उसमें से ज़्यादा हार्मोन निकलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कैसा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, इसका कोई रीज़न तो नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, बट इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शरीर की सभी ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती है। अभी अभी बताया था मैंने शुरुआत में कि लगभग सभी ग्रंथियों के ऊपर, अग्नाशय ग्रंथि पर नहीं रखती है। ठीक है, उसका जो नियंत्रण होता है वो कुछ अलग ही टाइप से होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया घट गया तो उसके आधार पर उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, ग्लूकोज उस पर नियंत्रण रखता है, कैसे हार्मोन कम होना है कब ज़्यादा होना, तो वो उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, ग्लूकोज वगैरह रखेंगे। लेकिन बाकी जितनी भी अपने पास
दूसरी ग्रंथियां हैं, चाहे वो अंडाशय हो, चाहे वो वृषण हो किसी के अंदर, नर और पुरुष की बात करें तो, है ना, और भी बहुत सारी अस्थियां हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गई, है ना, तो ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, अपनी थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिन पर ये नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण रखने की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर और मास्टर किसे कहेंगे, हाइपोथैलेमस को, और इस ग्रंथि को अपन क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि कहेंगे या मास्टर ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। ये तो इसकी हो गई नॉर्मल सी जानकारी। अब हम पढ़ते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ऊपर की ओर मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस, यानी कि ये जो गड्ढा देख रहे हो ना आप, ये वाला गड्ढा, अभी बताया था मैंने कि स्फिनोइड अस्थि होती है ना। वैसे तो अच्छा स्फिनोइड अस्थि तो इसकी नीचे की ओर होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। पहले ये बता देती हूँ मैं आपको, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होती है, ये फर्श का निर्माण कर रही है। ये देखिए अपने फर्श के रूप में पढ़ा था हाइपोथैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो फर्श के रूप में होती है ना। तो ये फर्श का निर्माण कर रही है, यानी कि ये फर्श के रूप में है, नीचे की सतह है ये। इसके बाद में यहाँ से एक संरचना निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं लंबी सी एक संरचना निकलती है जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम, जो इसमें नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि यहीं से स्टार्ट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, या यूँ कह सकते हैं कि दो पालियाँ होती हैं, एक होती है अग्रपाली और एक होती है पश्चपाली। दो पालियाँ होती हैं, एक अग्रपाली, एक होती है पश्चपाली। अब अग्रपाली और पश्चपाली के नाम याद रखने। अच्छा, अग्रपाली का मतलब आगे वाली पाली, पश्चपाली का मतलब जो इसके पीछे की ओर से तो वो पाली, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक नेम तो होगा। तो अग्रपाली का जो नाम है वो क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। आपको याद रखना है अग्रपाली का नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। पश्चपाली, पश्चपाली का नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अग्रपाली का एडिनोहाइपोफाइसिस और जो पश्चपाली है उसका न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पाली के 3-3 पार्ट याद रखने हैं। प्रत्येक जो इसका भाग है या पाली है उसके आपको 3-3 भाग याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चपाली की, कर ले। पश्चपाली के 3 भाग होते हैं। जो ये वाली संरचना दिख रही है आपको, पतली सी नैरो जो आपको संरचना दिख रही है यहाँ पर, इस संरचना को अपन कहते हैं मध्य इमिनेंस, मध्य इमिनेंस, ठीक है। दूसरी संरचना यहाँ पर देखिए, ये वाली जो संरचना आ रही है यहाँ से, इसको हम कहते हैं पीयूष व्रंत। क्या कहते हैं, पीयूष व्रंत। और नीचे जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, या यूँ कह सकते हैं जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब वैसे आपको देखकर ही इसमें पता चल रहा होगा कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा हो गया, पार्स नर्वोसा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग हो गया, कौन हो गया, पार्स नर्वोसा। इसके 3 पार्ट होते हैं, किसके, पश्चपाली के। कौन कौन से, पहला मध्य इमिनेंस, दूसरा पीयूष व्रंत। ये व्रंत की तरह होता है बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे कि व्रंत है। व्रंत का मतलब क्या होता है, कोई भी पतली सी संरचना जो किसी को जोड़ती हो, ठीक है। तो ये मध्य इमिनेंस को पार्स नर्वोसा से जोड़ने वाली बीच की संरचना होती है, इसलिए इसको मध्य इमिनेंस बोल देते हैं, सॉरी पीयूष व्रंत बोल देते हैं। तो ये पीयूष व्रंत है। फिर इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो बड़ा सा आपको दिखेगा, उसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा किसका है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आ जाइए अग्रपाली के ऊपर। अग्रपाली को हमने क्या कहा था, एडिनोहाइपोफाइसिस। अच्छा, इसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये अ से अग्रपाली, ए से एडिनोहाइपोफाइसिस, दोनों थोड़े मिलान हो रहा है ना इसमें, ठीक है। अब देखिए अग्रपाली के भी 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला आपको छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, छोटा सा, इसे हम कहते हैं पार्स ट्यूबेरेलिस, पार्स ट्यूबेरेलिस। ट्यूब देखा है, ट्यूब पतला सा होता है, छोटा सा होता है ना, तो ये भी पतला सा आपको ट्यूब जैसा लग रहा होगा ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा लग रहा होगा ये, ठीक है। तो पार्स ट्यूबरेलिस, नहीं भी लग रहा है तो भी लगवा लो। तो इसको अपन क्या कहते हैं, पार्स ट्यूबरेलिस। ये पार्स ट्यूबरेलिस है, क्लियर है।
अब देखिए ये बीच में जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन जो अग्रपाली और मध्य पश्चपाली को दोनों को अलग कर रही है, इस बीच वाली संरचना को अपन कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इससे केवल एक हार्मोन का स्राव होता है, इससे केवल एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे अपन कहते हैं इंटरमीडियन हार्मोन। आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, टेंशन मत लीजिए। इंटरमीडियन हार्मोन या उसी का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, जो अपने रंग का निर्धारण करता है, मेलेनिन जो होता है, मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसको निकालने वाला जो हार्मोन होता है, मेलेनोसाइट कह सकते हैं अपन उसको, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा इंटरमीडियन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट वाला जो ये बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम कहते हैं पार्स डिस्टेलिस, इसे हम क्या कहते हैं, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, इसका सबसे बड़ा भाग है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, सबसे बड़ा भाग। किसका भाग है ये सबसे बड़ा भाग, किसका है ये, एडिनोहाइपोफाइसिस का। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस का तो पार्स नर्वोसा, और एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग कौन है, पार्स डिस्टेलिस, ये इसका सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर जो पार्स नर्वोसा है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो यहाँ पर संग्रहित होते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कि अच्छा इसी के द्वारा कोई मान लो हार्मोन निर्माण किया जा रहा है, तो हार्मोन जब निर्माण हो जाएगा, भले ही वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही किया जा रहा हो, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, संग्रहित हो जाएंगे। तो पार्स नर्वोसा का काम यही है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ी, इसकी संरचना पढ़ी। कुछ नहीं है इसकी संरचना में, बिल्कुल सिंपल से पार्ट है इसके। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके। अच्छा, इसके ऊपर वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक संरचना द्वारा, इनफंडिबुलम संरचना द्वारा किससे जुड़ी होती है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक होती है अग्रपाली, एक होती है पश्चपाली। अग्रपाली के भी 3 भाग, पश्चपाली के भी 3 भाग। अग्रपाली के 3 कौन कौन से, सबसे ऊपर वाला छोटा सा भाग होता है वो पार्स ट्यूबरेलिस है। बीच वाली जो ये लाइन है जो कि इन दोनों को अलग कर रही है, किस किस को, पश्चपाली और अग्रपाली को, उसे अपन कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। और जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, जो कि बड़ा सा फुला हुआ भाग है, उसे पार्स डिस्टेलिस कहते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है। पश्चपाली है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसके भी 3 भाग हैं। ऊपर वाला ये नैरो सी संरचना दिखाई दे रही है, इसे पार्स इमिनेंस कहते, मध्य इमिनेंस कहते हैं। और फिर यहाँ पर व्रंत जैसी संरचना को पीयूष व्रंत कहते हैं। और नीचे वाला जो सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। आगे होगा समझ में। अब देखिए मेरी बात, कुछ चीज़ें और बताती हूँ आपको। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो इसका पूरी जो ग्रंथि है उसका कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 75% भाग, 75% भाग बनाता है। कौन बनाता है, अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पार्स नर्वोसा है, ये यूँ कह सकती हूँ मैं, जो पश्चपाली है, सॉरी यूँ कह सकते हैं पश्चपाली जो है ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पीयूष ग्रंथि का कितना भाग बनाएगा। देखिए वो 75% भाग बना रहा है, तो ये कितना बना लेगा, 25% भाग, यानी कि 1/4 भाग बनाता है इसका। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर हो फिर भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये इसका एडिनोहाइपोफाइसिस 75% भाग और न्यूरोहाइपोफाइसिस 25% भाग बनाता है इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। इनके हॉर्मोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उनका काम क्या क्या है। वैसे आधे हॉर्मोन्स के बारे में, या यूँ कह सकते हूँ सारे के सारे हॉर्मोन्स के बारे में आधी जानकारी मैं पहले ही जो अपन ने कौन सी क्लास देखी थी, हाइपोथैलेमस वाली क्लास, उसके अंदर मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाइपोथैलेमस के जब हमने पार्ट पढ़े थे तब मैंने आपको साथ के साथ पीयूष ग्रंथि के भी हार्मोन बताए थे, है ना। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के साथ साथ मैंने पीयूष ग्रंथि के हार्मोन भी बताए थे, और मैंने उसी के साथ साथ पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के बारे में जानकारी भी दी थी, और थोड़ा बहुत हमने उसके ऊपर चर्चा भी किया था। आज हम थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में जानकारी है पहले से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके हार्मोन्स के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स का स्रवण करती है और उन हार्मोन्स के काम क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके हार्मोन कौन से हैं और उनके कार्य कौन से हैं, ये कार्य क्या क्या हैं।
हमने 2 पालियाँ पढ़ी, एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रपाली को कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्चपाली को कहते हैं। तो जो अग्रपाली है या एडिनोहाइपोफाइसिस है, उनके कौन कौन से हार्मोन हैं, देखिए आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो पीयूष ग्रंथि है उनकी जो अग्रपाली है या एडिनोहाइपोफाइसिस है, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम बताइए या उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। कैसे भी बन के आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस हैं उनके कौन कौन से हार्मोन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं STH हार्मोन। STH की फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि इसी का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी है। नाम से पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन, कल भी मैंने आपको बताया था, जो क्या करवाएगा, शरीर की वृद्धि करवाता है। यानी कि आपके शरीर की लंबाई में वृद्धि हो रही है या आपके शरीर की वृद्धि हो रही है, वो कौन सा हार्मोन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को ही सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था, जो नेक्स्ट वाली क्लास थी, पिछले वाली क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको स्रावित करवाने के लिए भी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसे मोचक हार्मोन कहते हैं। तो उस हार्मोन का नाम अपन ने क्या दिया था, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन होता है, इसको निकलवाना है बाहर, इसको स्रावित करवाना है, तो इसलिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, मोचक हार्मोन। ठीक है, अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन, यानी कि क्या करवाएगा, वृद्धि करवाएगा शरीर की। कैसे करवाएगा, पहली चीज, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारे ऊतक हैं, जैसे कि हम अस्थियों को देख लेते हैं, जो लंबी लंबी अस्थियां होती है। भाई शरीर की वृद्धि कैसे कैसे करवा सकते हो आप, वैसे ये वृद्धि करवाएगा। जो शरीर की लंबी अस्थियां हैं उनकी लंबाई में वृद्धि कर दो। ठीक है, जो हमारे ऊतक हैं, कौन से ऊतक हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, या यूँ कह सकते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने वाले जो टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसको अपन, उन टिश्यू की भी वृद्धि करवाता है, उनकी कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि करवाता है, संयोजी ऊतकों की कोशिकाओं में भी वृद्धि करवाता है ये। ठीक है, दूसरी चीज, और ये कैसे और वृद्धि कैसे करवा सकता है, तो मैंने कल आपको बताया था पिछली वाली क्लास के अंदर कि अगर इसको वृद्धि करवानी है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करवानी है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि करवानी है, तो इसको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो इसको चाहिए ग्लूकोज और दूसरा इसको क्या चाहिए, प्रोटीन। ग्लूकोज कहाँ से लाएगा, ये सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लीवर के पास में, और लीवर के अंदर जो स्टोरेज कौन सा है, पहले से ही स्टोर क्या पड़ा रहता है वहाँ पे, ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीन का निर्माण भी करवाता है। प्रोटीन का निर्माण करवाएगा तो क्या होगा, जो कोशिकाएं होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है ना। तो प्रोटीन की अगर मान लो वृद्धि हो गई या शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, तो क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी उनकी जो झिल्ली होगी वो अच्छी बड़ी खासी हो जाएगी, तो कोशिकाएं भी बड़ी हो जाएगी, कोशिकाएं लंबी हो जाएगी, तो ऐसे ही हमारे शरीर की वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका काम। अब हम देखते हैं कि जो इसकी कमी हो जाए, अगर मान लीजिए STH हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए, तो क्या होगा। आपको पता है वृद्धि हार्मोन क्या करवा रहा है, शरीर की वृद्धि करवा रहा है, तो ये तो है ही, जायज़ है ही कि अगर ये मान लीजिए इसकी कमी हो जाए तो हमारी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। इसी क्रिया को, या जो व्यक्ति बौना रह जाता है ना, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, एटिलियोसिस। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, एटिलियोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर इसकी कमी हो जाए, वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए, तो इससे एक और नुकसान है। क्या नुकसान है, ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, या इसी को अपन कहते हैं बांझपन। नपुंसकता या बांझपन कहते हैं। नपुंसकता या बांझपन का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, वो अब सक्षम नहीं रहेगा कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, यानी वो बांझ रहेगा आजीवन तक। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मिजेट्स कहते हैं। देखिए ये जो दोनों रोग हैं वो किसके हैं, वयस्क व्यक्ति के हैं। ठीक है, जब तक लंबाई में वृद्धि हो रही है तब तक के लिए। ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाए, भाई कमी हो जाए तो बौनापन हो सकता है, बांझपन हो सकता है, लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर ये बनने लग जाए, तो क्या होगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, महाकायता,
क्या कहेंगे इसे हम? महाकायिता कहेंगे। नाम से पता चल रहा है, महा यानी महान या बड़ा, काय, काय का मतलब होता है शरीर, यानी कि शरीर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन में शरीर कितना बड़ा हो जाएगा या कितना लंबा हो जाएगा, तो इसकी जो लंबाई होती है व्यक्ति की वो कितनी हो जाती है? 7 से 8 फुट व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वो 7 से 8 फुट लंबा हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अधिकता से महाकायिता रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अग्रातिकायिता। जो आपका अगला वाला जो इसमें रोग दे रखा है वो क्या है? अग्रातिकायिता। अग्रातिकायिता जो रोग है इसके अंदर क्या होता है कि जबड़े की अस्थियां, इस रोग में देखिए जबड़े की अस्थियां लंबी हो जाती है। अच्छा, ये अधिकता की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, तो जबड़े की अस्थियां क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। गाल की अस्थियां अधिक चौड़ी हो जाती है, जबड़े की अस्थियां लंबी और गाल की अस्थियां ऐसे चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही भद्दा सा लगेगा वो आदमी। ठीक है, शरीर कुरूप हो जाता है, यानी पूरा शरीर एकदम बेडोल सा हो जाता है। एक शेप जो होनी चाहिए शरीर की वो नहीं रहती है। ठीक है, कशेरुक दंड के झुकने से व्यक्ति कैसा हो जाएगा? कुबड़ा हो जाएगा। एक कशेरुक दंड जो होता है वो अपने शरीर की वृद्धि या यूँ कह सकती हूँ कि अपने शरीर की जो एक निश्चित आकृति होती है ना, उसको रखने में भी वो बहुत ही, उसको मेंटेन करने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, उसकी जो शेप होती है, उसके जो 4 वक्र होते हैं, वो वक्र ही हमारे शरीर की शेप को बनाए रखते हैं। लेकिन अगर उस शेप में या यूँ कह सकते हैं कि कशेरुक दंड में रीढ़ की हड्डी में ही कोई चेंजेस आ जाए तो फिर क्या होता है? व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं हम सिगमंड रोग। नेक्स्ट अपना जो रोग है वो क्या है? सिगमंड रोग। अब सिगमंड रोग का मतलब क्या है, या ये रोग जो है वो कैसे क्या होता है? देखिए, वयस्क अवस्था के बाद अधिक स्राव से उत्तक नष्ट होने लग जाते हैं। वयस्क अवस्था हो गई, यानी कि अब 18 साल तक हो गया, 20 साल तक व्यक्ति हो गया, उसके बाद में भी इसका स्राव हो रहा है। किसका स्राव हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन उसके बाद में भी बढ़ता जा रहा है उसके शरीर में। ठीक है, एक निश्चित वृद्धि होती है। मैंने कल भी बताया था आपको पिछली वाली क्लास के अंदर कि एक निश्चित वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित आयु तक वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 वर्ष के हो गए तो 100 वर्ष तक लंबाई में वृद्धि हो ही रही है, नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर एक निश्चित आयु तक वृद्धि हो गई लेकिन उसके बाद में भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तब क्या होगा? उसे सिगमंड रोग हो जाएगा। और सिगमंड रोग के अंदर क्या होगा कि उसके जो उत्तक होंगे, शरीर के उत्तक जो होंगे वो नष्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, शरीर के जो उत्तक होंगे वो नष्ट होने लग जाएंगे, यानी कि कोशिकाएं क्या होगी? नष्ट होने लग जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा? कमजोरी भी आ जाती है। शरीर के अंदर क्या आ जाती है? कमजोरी आएगी भाई, कोशिकाएं नष्ट हो रही है ना। ये इतनी सारा जो शरीर में क्रियाएं जो होती है वो कहाँ हो रही है? कोशिका में हो रही है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है? कोशिका में हो रहा है। कोशिकाएं नष्ट हो रही है तो ये सारी क्रियाएं कहाँ होंगी? कहीं नहीं हो पाएगी। तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है? कमजोरी आ जाती है। अब देखिए, पहला हार्मोन कौन सा हो गया? एसटीएच या वृद्धि हार्मोन। दूसरा हम देखते हैं जीटीएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? ये वृषण व अंडाशय को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन जो है वो क्या करेगा? वृषण व अंडाशय को उत्तेजित करेगा, दोनों पर क्रिया करेगा ये कुल मिला के। ठीक है, जीटीएच हार्मोन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। गोनेडोट्रोपिन यानी गोनेड्स, गोनेड्स का मतलब होता है जननांग, जननांगों पर क्रिया करने वाले हार्मोन। बहुत ही फेमस हार्मोन है ये। ठीक है, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, इनके कार्य अभी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम नर जननांग, मादा जननांग वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, तब इनमें ये काम आएंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर जाकर क्या क्या क्रिया करवाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुट्टी का जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मुझे इसका हिंदी में एक्चुअल में नाम पूरा नहीं पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और एलएच हार्मोन जो है, एलएच का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो एफएसएच जो हार्मोन है वो मादा में क्या काम करेगा और नर में क्या काम करेगा? मादा के अंदर ये क्या करेगा? पुट्टी का वृद्धि एवं एस्ट्रोजन का उत्तेजन करता है। अब पुट्टी का वृद्धि आपको नहीं समझ में आएगा अभी।
जो अंडाशय के अंदर छोटी छोटी जो फॉलिकल्स बनती हैं, वही फॉलिकल्स आगे जाकर अंडाशय का निर्माण, ये सॉरी यूँ कह सकती हूँ कि अंडाणु का निर्माण करती है। वो आगे की जो भी कक्षाएँ होंगी, अपने जो भी आगे के लेसन्स होंगे उनके अंदर हम पढ़ेंगे। और एक हार्मोन और होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका भी ये उत्तेजन करवाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नर में। नर के अंदर ये क्या काम करता है? FSH हार्मोन शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि करवाता है। शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या होते हैं? इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजन कोशिकाएं होती है और शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करते हैं। कौन करता है? FSH हार्मोन करता है, ठीक है। आगे देखिए LH हार्मोन नर के अंदर क्या काम करेगा और मादा के अंदर क्या काम करेगा? नर के अंदर लेडिंग सेल से यानी लेडिंग कोशिकाओं से ये क्या करवाता है? एंड्रोजन के स्त्रवण को, एंड्रोजन नर हार्मोन को बोलते हैं। मैंने आपको पहली वाली कक्षा के अंदर ही ये बता दिया था कि पीयूष ग्रंथि से LH हार्मोन निकलता है और वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वो वृषण के अंदर जाता है। वृषण के अंदर क्या पड़े होते हैं? लेडिंग कोशिकाएं पड़ी होती है और लेडिंग कोशिकाओं से फिर वो एक और हार्मोन निकलवाता है टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है कि नर हार्मोन को हम जो नर लैंगिक हार्मोन होते हैं उनको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन किस में होता है? लड़कियों में या मादाओं के अंदर। और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किस में होता है? नर के अंदर, ठीक है। तो ये उसके स्त्रवण को प्रेरित करता है और उसके बाद में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वही आगे जाकर, ये एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं वही आगे जाकर जो लड़का होता है, कोई भी नर होता है, उसके अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, ठीक है। या यूँ कहते हैं कि कह सकते हैं कि जो उसकी वयस्क होने की जो कंडीशन होती है उसको उत्पन्न करता है, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, है ना, शरीर पर बालों का उत्पन्न होना, ये सब कुछ। अब देखते हैं मादा के अंदर। मादा में ये क्या काम करता है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए मादा के अंदर ये ग्राफियन पुट्टिका का परिपक्वन करता है। ग्राफियन पुट्टिका जिससे कि क्या बनता है लास्ट में, या उससे क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चैप्टर यही कर लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करता है। जब ग्राफियन पुट्टिका फटती है, उससे अंडाणु मुक्त हो जाता है, तब ग्राफियन पुट्टिका एक सफ़ेद सी संरचना में बदल जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। एक पीले रंग की संरचना होती है, सॉरी, और उस पीले रंग की संरचना को ही अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वो कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो किसका निर्माण करती है? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है। और प्रोजेस्टेरोन आगे जाकर क्या करता है? गर्भाशय की दीवार बनाने में सहायता करता है। यानी कि जब अगर मान लीजिए निषेचन हो गया और बच्चे का रोपण होना है, तो उस गर्भाशय की दीवार को बनाने में जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। TSH हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। TSH हार्मोन जो होता है वो किसका करता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन, ये पढ़ चुके हैं हम। ये किसका नियंत्रण करता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अब थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण कैसे करता है? ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स क्या काम करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि TSH का काम क्या है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण रखना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसके अगले वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा हार्मोन है जिसका नाम क्या है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कल पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वैसे ये क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। आप जानते हो कि जो एक हमारे शरीर में एक अंग होता है किडनी, उस किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? ये जो ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है अपना? कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? ये एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल, रिनल जो होता है वो जो अपनी रिनल नाम किससे संबंधित होता है? किडनी से। और किडनी के ऊपर वाली ग्रंथि को एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और एक होता है मेडुला वाला पार्ट। कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट होता है, मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है। वैसे ही किडनी का जैसे सेम स्ट्रक्चर होता है इसका। तो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है ना, उससे जितने भी हार्मोन निकलेंगे उन पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करेगा,
ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं ये। फिर आता है नेक्स्ट लेक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करता है, ये गर्भावस्था में स्तनों में वृद्धि करना इसका कार्य है ना, कि जब माता के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब माता के स्तनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम, दुग्ध स्रावण को कौन प्रेरित करता है, यही हार्मोन लेक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन करता है। नेक्स्ट देखते हैं मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, याद कीजिए कि मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन को मोचित करने वाला हार्मोन कहाँ से आया था, हाइपोथैलेमस से, जिसे अपन क्या कह रहे थे, मिलेनोसाइट प्रेरक मोचक हार्मोन, जो इसका मोचन करवाता है। और मैंने आपको इसमें बताया भी था कि हमारे शरीर में जो रंग डिसाइड होता है, यानी अपना शरीर का कलर जो डिसाइड होता है, या आँख के आइरिस का कलर, बालों का कलर, है ना, यहाँ तक कि अपने शरीर पर जो चकते या तिल बनते हैं काले रंग के, उनका रंग कौन डिसाइड करता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलेनिन। और मिलेनिन पिगमेंट जो होता है वो कहाँ होता है, मिलेनोसाइट्स कोशिकाओं में होता है। अब ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, वो इन कोशिकाओं तक जाएगा, मिलेनोसाइट्स कोशिकाओं तक जाएगा और वहाँ पे उस रंग को क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। ठीक है ना, तो अगर इस हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति का रंग जो होता है वो गहरा हो जाता है, और अगर इनका स्राव कम हो जाए तो व्यक्ति का रंग जो होता है वो हल्का हो जाता है, यानी गोरा कह सकते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये त्वचा के रंग का क्या करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन में आपको दो ही हार्मोन याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है वेसोप्रेसिन हार्मोन, या इसी को हम कहते हैं ADH हार्मोन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ADH हार्मोन यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका काम क्या है, देखिए ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए, अगर मान लीजिए आपने पानी कम पिया है, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तब ये हार्मोन क्या करता है, याद कीजिए आप पढ़ चुके हैं संरचना, आपने ये ऐसे कुछ संरचना पढ़ी थी, याद कीजिए, किडनी के अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी आपने, है ना। और नेफ्रॉन की संरचना में बहुत सारी संरचना आपने पढ़ी थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ कौन सी, ये वाली संरचना, जो ये वाली संरचना है इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये ADH हार्मोन आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका पे और साथ ही साथ संग्रह नलिका पे या संग्राहक नलिका पे। और यहाँ पर ये हार्मोन आकर क्या काम करता है, यहाँ पर आकर ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा देता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगा देता है। और यहाँ पर क्या काम करता है, ये इस यहाँ पर जो जल होता है, अंदर जो जल होता है, इस जल को वापस कहाँ ले जाने का काम करता है, रक्त वाहिनियों में डालने का काम करता है। भाई आपके शरीर में पानी की पहले से ही कमी है, हम नहीं चाहते हैं कि जितने ही पानी है वो भी शरीर से बाहर निकल जाए, तो ADH हार्मोन क्या करेगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका पर जाकर क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप लगाएगा। अब वैसे इसकी क्रियाविधि बहुत सारी बड़ी है, लेकिन अपने को इतना याद नहीं रखना है कि सोडियम पोटेशियम पंप आता है, फिर वो सोडियम को बाहर फेंकता है, सोडियम के साथ जल भी बाहर जाता है, इतना अपने को याद नहीं रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि ADH हार्मोन जो होगा, यहाँ से जल जब बाहर निकलता होगा तो उस जल को वापस कहाँ डाल देगा, रक्त के अंदर डाल देगा, रक्त वाहिनियों में डाल देगा। अब देखिए, अगर ये रक्त वाहिनियों में रक्त को जल को डाल रहा है, इसका मतलब कि रक्त दाब भी बढ़ाता है ये हार्मोन। ADH हार्मोन रक्त दाब को भी बढ़ाता है, प्लस आपके शरीर में पानी की कमी जो हो रही है उसकी भी पूर्ति करता है ये। ठीक है, तो इसे हम इसलिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाए, ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो मूत्र क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जितना ज़्यादा हार्मोन आएगा उतना ही ज़्यादा जल का अवशोषण करेगा, तो मूत्र तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा, लेकिन रक्त कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, रक्त कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की बहुत मात्रा हो जाएगी, तो रक्त कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लास्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, शिशु के जन्म के समय
प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। जब शिशु का जन्म होना है 90 महीने के अंदर, तब ये क्या करेगा भाई, कहते हैं ना लेबर पेन शुरू हो गया है, तो वो लेबर पेन शुरू कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस तरह से लेबर पेन शुरू करता है कि जो गर्भाशय की स्मूथ मसल्स होती है, चिकनी पेशियाँ जो होती है ना, ये यूँ कह सकते हैं अनैच्छिक पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ ही अनैच्छिक पेशियाँ होती है, तो उनमें क्या करवाता है, वो संकुचन करवाता है, संकुचन करवाता है और वहाँ पर वो क्या करता है, दर्द उत्पन्न करवाता है। ठीक है, उसे ही प्रसव पीड़ा कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, स्तन से दुग्ध का निष्कासन को भी प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब पढ़ा था उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि वो वहाँ पर दूध निर्माण करवा रहा है, लेकिन दूध को स्तनों से बाहर निकलवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। क्लियर है यहाँ तक? आज हमने जो पढ़ा है उसमें वैसे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको लिख दिया है। बाकी इसकी डिटेल और भी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो सभी की सभी आपकी बुक्स के अंदर दे रखी है, आप एक बार उसमें से पढ़िएगा, ये सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे लिखिए, मैं आपको उसी टाइम या तो उसमें रिप्लाई दे दूँगी या फिर आगे वाली क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थैंक यू।